नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। दोपहर के 12 बज चुके हैं और टाइम हो गया है मुद्दे की बात का। और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे राजधानी का हाल, महिला सुरक्षा पर सवाल। तो राजधानी का हाल, महिला सुरक्षा पर सवाल की हम बात कर रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां मानक नगर थाना क्षेत्र में रेलवे की खंडहर में एक 45 वर्षीय महिला का शव नग्न अवस्था में मिला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद महिला के परिजनों को सूचना दी। मृतक के परिजनों के अनुसार महिला घर से राशन लेने गई थी, लेकिन देर रात जब वो घर वापस नहीं लौटी तो फिर बेटी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार जिस खंडहर में शव मिला है उसमें ई रिक्शा चालक रामू रहता है, जो कि मौके से फरार मिला है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस ने महिला के शव के पास से देसी शराब के पाउच भी बरामद किए हैं। शुरुआती पड़ताल में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। राजधानी लखनऊ के मानक नगर स्थित रेलवे के खंडहर मकान में सोमवार दोपहर महिला का शव पड़ा देखकर इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। महिला के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस को मौके पर देसी शराब के खाली पाउच और खाने पीने का सामान भी वहां से बरामद हुआ है। लोगों का कहना है कि इस मकान में एक ई रिक्शा चालक रहता है, जो अब फरार है। महिला संडे दोपहर से लापता थी। वो घर से राशन लेने के लिए निकली थी। उसकी बेटी ने पारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ई रिक्शा चालक की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि हरदोई निवासी पप्पी मिश्रा, 45 वर्षीय पप्पी मिश्रा बेटी प्रगति और दीपक के साथ पारा के तेजी खेड़ा इलाके में रहती हैं। पप्पी के पति उमा शंकर की मौत हो चुकी है। बेटी प्रगति ने बताया कि संडे दोपहर करीब 12 बजे मां सरकारी कोटे का राशन लेने की बात कहकर घर से निकली थी। कई घंटों बाद जब वो घर वापस नहीं लौटी तो उसने अपने भाई के साथ तलाश शुरू की और शाम को पारा थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई। बेटी ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पप्पी की अब तलाश कर रही थी। आपको बता दें, तभी उसे सूचना मिली कि स्लीपर ग्राउंड शांतिपुर में रेलवे की एक खंडहर बिल्डिंग में महिला का शव पड़ा मिला है। पुलिस वहां पहुंची तो पाया कि महिला के शव पर कोई कपड़ा नहीं था और पास ही खाली देशी शराब के पाउच और खाने पीने का सामान पड़ा था। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। सूचना मिलने पर पहुंची प्रगति ने शव की शिनाख्त अपनी मां के रूप में की है। प्रगति का कहना है कि मां की हत्या की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। मुंह से झाग निकल रहा था। पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ई रिक्शा चालक की तलाश भी जारी है। जिस मकान में महिला का शव मिला है वहां ई रिक्शा चालक रामू रहता है। प्रगति ने बताया कि रामू पहले तेजी खेड़ा पारा में उनके मकान के सामने रहता था। प्रगति ने रामू पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने मां को वहां बुलाया और शराब पार्टी की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस रामू की अब तलाश में जुटी हुई। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? पुलिस के लाख दावे पुलिस कर रही है और घटनाएं जो हैं वो सिलसिलेवार घटती नजर आ रही हैं। ये घटना भी महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। क्या महिलाएं घर का सामान लेने के लिए घर से नहीं निकलेंगी? क्या वो बाजार में जरूरत का सामान, बच्चों से जुड़ा सामान, बच्चों को स्कूल छोड़ने घर से नहीं निकलेंगी? तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे कि आखिर लोगों की विकृति मानसिकता कहां पहुंच रही है। 46 वर्षीय महिला घर से निकलती हैं और उनके साथ जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से, वो निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएं ये डराने वाली हैं कि आखिर क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार एक के बाद एक लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जो लगातार हमारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही हैं और हमारे सामाजिक ताने बाने पर भी सवाल खड़े कर रही हैं और हमारी जो मानसिकता पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। तो राजधानी लखनऊ
जैसे हाईटेक इलाके में यह घटना घटी है। राजधानी में पुलिस तंत्र और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल निश्चित रूप से खड़े होंगे कि आखिर क्या राजधानी जैसे सुरक्षित कहे जाने वाले इलाके में भी इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं, तो क्या महिलाएं राजधानी में भी सुरक्षित नहीं हैं? जिस तरीके से 46 वर्षीय महिला घर से निकली, राशन लेने के लिए घर से निकली और उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हुई, कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का आरोप लगा है, तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े कर रही है यह घटना। अब पुलिस हालांकि जांच पड़ताल कर रही है, पुलिस लगातार कह रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद वो आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बेखौफ होकर लोग कर रहे हैं और बाद में जांच पड़ताल और कार्रवाई, इसी तरीके का रवैया चलता रहता है। लेकिन इन घटनाओं पर ना लगाम लगती है और ना ही दावे जो किए जाते हैं उन दावों पर भी कोई लगाम है कि लगातार पुलिस तंत्र के दावे लगातार कि राजधानी तो छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश की बात की जाती है, लेकिन राजधानी में जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े करती हैं। एक 46 वर्षीय महिला जब घर से निकलती है, वो बच्चों के लिए, आपको बता दें विधवा महिला, उसके पति पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं बताया जा रहा है, अब वो अपने बच्चों का किसी तरीके से पालन पोषण करती है और वो सरकारी राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए घर से निकलती है और उसके साथ इस तरीके की जघन्य वारदात सामने आती है। लगातार इस तरीके की घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों से भी सामने आती है, लेकिन राजधानी में इतनी बड़ी घटना निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े करती है। क्या हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो नाकाम हो रही है? हमारी जो सामाजिक ताने बाने की हम बात करते हैं उसमें ऐसी विकृति आ चुकी है कि अब इस तरीके की घटनाएं आम होती चली जा रही हैं। लोगों में इस तरीके की घटनाएं लोग बेखौफ होकर कर रहे हैं और लोगों में किसी तरीके का कोई खौफ प्रशासन का नजर नहीं आ रहा है। राजधानी जैसे इलाके में इस तरीके की घटनाएं बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर राजधानी में इस तरीके की घटनाएं होती हैं जहां महिलाएं राजधानी में सुरक्षित नहीं हैं। अब पुलिस हालांकि शिनाख्त कर रही है, मृतका के परिजनों से पुलिस ने बातचीत की है, पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को भेजा गया है और अब पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 46 वर्षीय महिला जब राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो अब बाकी क्या ही कहा जाए। और हमारे साथ कई गेस्ट जुड़ेंगे। कुलदीप भारद्वाज बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, अवधेश यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवा शर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ेंगे, वहीं आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। अवधेश यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। अवधेश यादव जी, भारी मन से मुझे सवाल करना पड़ रहा है कि राजधानी जैसे सुरक्षित क्षेत्र कहे जाने वाली जगह पर इस तरीके की वारदात सामने आ रही हैं। 46 वर्षीय महिला घर से राशन लेने के लिए निकलती है और उसके साथ इतनी बड़ी वारदात होती है, कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। अवधेश जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये अत्यंत खेद का विषय है और बहुत दुखदायी घटना है कि पहले से तो प्रकृति ने ही उसके साथ नाइंसाफी किया था। वो विधवा महिला जिसके परिवार में उसका पति पहले से नहीं था और वो 2 अबोध बच्चों का पालन पोषण किसी तरह से करती थी, किसी तरह से अपना परिवार पालती थी महिला। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी का शिकार हुई है ये महिला, जिससे इस परिवार का जीना, इस परिवार के बच्चों का लालन पालन पोषण
अब कैसे हो पाएगा, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। और इस सरकार की दुर्व्यवस्था का ये आलम है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब आपके राजधानी में, जहां पर इतने हाईटेक कैमरे और 24 घंटे पुलिसिंग की व्यवस्था है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, इसी से आंकड़ा लगाया जा सकता है। और हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इस ब्राह्मण परिवार की सुरक्षा के लिए, ब्राह्मण परिवार के बच्चों के लालन पालन और पोषण के लिए सबसे पहले तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का प्रयास करें। 2017 से जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उत्तर प्रदेश का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। ये बड़ा ही खेद का विषय है, अत्यंत निंदनीय है। निश्चित रूप से अवधेश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि राजधानी जैसे हाईटेक जगह पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। पुलिसिया तंत्र की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, कहीं से परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन इस तरीके की घटनाएं लगातार घटते नजर आ रही हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी में इस तरीके की घटना बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन दावों को तमाचा है जो लगातार वो दावे किए जाते हैं कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। कहीं पर कोई पुलिसिंग व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजधानी के सहित पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई घटनाएं घटती हैं तो आप देखते हैं कि पुलिस उसका कोरम पूरा करने के लिए बेगुनाह लोगों को उसमें शामिल करके आरोपी बना देती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चाहे ये रेप, हत्या और लूट की प्रदेश में बाढ़ सी आ गई है, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, जिसको जनता के सुरक्षा के लिए पुलिसिंग व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए। अवधेश जी, जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, अगर मीडिया सवाल उठाता है, विपक्ष से सवाल उठाता है तो कहा जाता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, मीडिया निशाना साध रहा है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जब घटेंगी तो निश्चित रूप से सवाल पैदा होंगे और वो सवाल पूछे भी जाएंगे, विपक्ष भी सवाल पूछेगा और मीडिया भी सवाल पूछेगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एक बार मीडिया का तो काम ही है कि जनहित में सवाल उठाना, और जब तक मीडिया और विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तब तक उत्तर प्रदेश सरकार की जहां भी कमियां रहेंगी वहां पर उसकी नजर नहीं जाएगी और सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी। इसलिए जनहित में मीडिया का और विपक्ष का सवाल उठाना बेहद जरूरी काम है। निश्चित रूप से अवधेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ा सवाल है जिस तरीके से राजधानी में इस तरीके की घटना निश्चित रूप से पुलिस या तंत्र पर सवाल खड़े कर रही है और जिस तरीके से तमाम दावे किए जाते हैं शासन और प्रशासन की तरफ से, उनको एक तमाचा है इस तरीके की घटना। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। तो मुद्दे की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा पर सवाल की। राजधानी की मानक नगर में महिला घर से राशन लेने के लिए निकलती है और उसके साथ इस तरीके की हैवानियत सामने आती है। अगले दिन महिला की नग्न अवस्था में उसका शव खंडहर में पड़ा मिलता है। अब बड़े सवाल यह है कि राजधानी जैसे हाईटेक क्षेत्र में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे प्रदेश के लिए हम क्या बात करेंगे। हमारे साथ अवधेश यादव जी, सपा नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, मानक नगर जैसी घटनाएं पुलिसिया तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए पूरा मामला कैसे घटित हुआ है। शिवा। शिवा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए मनोज, पारा इलाके की देवी खेड़ा इलाके की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम पप्पी मिश्रा है, जो 45 साल की है। और ये बताया जा रहा है कि रविवार को वो सरकारी कोटे का राशन लेने के लिए अपने घर से निकली थी और फिर उसके बाद जब घर नहीं लौटी तो उनके एक बेटी और एक जो बेटा है उन्होंने काफ़ी तलाश उसकी की और जब तलाश
नहीं हो सकी और जब महिला वो नहीं मिली तो उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई स्थानीय थाने पे। और मानक नगर को कल एक रेलवे खंडेर के पास मानक नगर पुलिस को एक लाश मिली और खंडेर पे जो लाश मिली थी वो पप्पी मिश्रा की थी, उस महिला की थी और उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं थे। यानी कि एक घटनाक्रम पूरी तरीके से इस बात से भी जोड़ा गया है कि रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। और पप्पी मिश्रा जिस की लाश जिस खंडेर में मिली है, ये बताया जाता है उस इलाके के रहने वालों का कि वहां पर एक ई रिक्शा चालक रहता है जिसका नाम राबू है, तो वो अभी फिलहाल फरार है इस पूरी घटनाक्रम में। ये भी बात सामने निकल के आई थी कि जब फॉरेंसिक की टीम और पुलिस की टीम एक साथ जब पहुंची थी और घटनास्थल को बारीकी से उसने जांच की थी तो कुछ ही पास में वहां पर जो देसी शराब के जो पाउच होते हैं वो वहां पर मिले थे। तो इस जाहिरा पूरी घटना को देखने में ये पता लगाया जा सकता है मनोज कि वहां पर पहले शराब पीने की जैसी बात सामने आई है, शराब पीने के बाद वहां पर फिर एक रेप की घटना की गई होगी और रेप की घटना को पूरी तरीके से सामाजिक ना हो पाए इसलिए हत्यारे ने पप्पी मिश्रा की हत्या कर दी और उसका गला घोट दिया है। तो प्राइमा फेसी अभी एक लग ही रहा है कि पूरी रेप के बाद हत्या की घटना है, लेकिन अभी तक अधिकारियों का कोई साफ बयान नहीं आया है। कोई उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के बाइट भी नहीं इशू की है कि इस पूरी घटना के अंदर है क्या आखिरकार। लेकिन पुलिस के अफसरों का दबी जुबान पे यही कहना है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब वो सारी चीजें क्लियर करेंगे कि आखिरकार यह हत्याकांड किसने किया है, क्यों किया और इनकी मौत किस वजह से हुई है। लेकिन लखनऊ में अगर इस तरीके की घटना अगर मनोज होती रहेंगी तो सीधे सीधे सवाल निशान खड़े होते हैं उस व्यवस्था पर जो पूरी सुरक्षा का दावा करती है, चाहे वो 1090 हो, महिला शक्ति के लिए तमाम जो योजनाएं बनाई गई हो, तमाम जो सामाजिक संगठन हो या फिर पुलिस हो, जिनकी सुरक्षा का दायरा जो है वो बहुत ज्यादा अचूक होता है। और ये कहा जाता है कि पुलिस व्यवस्था अगर सही रहेगी, अगर कानून व्यवस्था सही रहेगी तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन अभी प्रॉपर इस पूरे मामले पे कोई पुलिस अधिकारी का बयान नहीं आया है, किसी तरीके की कोई जो जांच का जो सिरा है वो अभी किसी तरीके से निकला नहीं है कि आखिरकार ये घटना क्यों, कब और कैसे हुई। तो अभी इस तरीके की घटनाओं को लगाम लगाने के लिए अफसर इस तरीके की मीटिंगें करते हैं, गूगल मीट करते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि लखनऊ के अलावा और भी जो जनपद है इस तरीके की छेड़खानी, हत्या, गैंग रेप के बाद हत्या, इस तरीके की रोजाना घटनाएं हमको देखने को मिलती है। निश्चित रूप से इसी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपके पास आएंगे। कुलदीप भारद्वाज बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, तमाम दावे प्रशासनिक भी और पुलिसिया तंत्र के तमाम दावे, लेकिन राजधानी में महिला कितनी सुरक्षित है कुलदीप जी? कुलदीप जी की आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि दोबारा कुलदीप जी से जुड़ा जाए। कुलदीप जी की आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। अवधेश यादव आपके पास आएंगे। अवधेश यादव जी, जिस तरीके से तमाम जो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जा रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पर, तो क्या हेल्पलाइन से महिलाओं की सुरक्षा होगी? कभी कभी जब मुसीबत में कोई फंसता है तो जितने भी सरकारी हेल्पलाइन नंबर हैं उसकी हकीकत पता चल जाती है। और जब भी कोई मुसीबत, चाहे महिला सुरक्षा का सवाल हो चाहे आम सुरक्षा का सवाल हो, उसी टाइम हेल्पलाइन नंबर की हकीकत पता चल जाती है। और प्रदेश में इस समय अराजकता का माहौल इतना बढ़ गया है, पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। हम सबसे पहले मांग करते हैं कि जिस ब्राह्मण परिवार उजड़ा है, जिस महिला की नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ है, उस ब्राह्मण परिवार के बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं। उस ब्राह्मण परिवार को सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसके बाद कोई जांच पड़ताल आगे की जाए जिससे परिवार के बच्चे पढ़ लिख सकें और अपना जीवन यापन कर सकें, ताकि प्रदेश की व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार होने का प्रयास सरकार करे। निश्चित रूप से अवधेश जी, शिवा आपके पास आएंगे। शिवा, जिस तरीके से तमाम दावे किए जाते हैं पुलिसिया तंत्र की तरफ से, तमाम दावे किए जाते हैं माफिया मुक्त प्रदेश के, अपराध मुक्त प्रदेश के, लेकिन महिला अगर सुरक्षा की बात की जाए, तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम हेल्पलाइनें हर रोज नई नई हेल्पलाइन जारी की जा रही हैं और महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जा रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितना हम गंभीर है, हमारा समाज गंभीर है और कितना हमारा शासन गंभीर है जिसके दावे इस तरीके के धड़ाम जमीन पे होते दिखाई दे रहे हैं?
देखिए मनोज, जब मुख्यमंत्री अगर किसी तरीके की बैठक करते हैं और खास तौर से महिला सशक्तिकरण को लेकर के, वो तो तमाम सारे विभागों को यही एक संदेश देते हैं कि सबको मिलजुल करके काम करना है। ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग के अकेले कंधों पर जिम्मेदारियां हैं महिला सुरक्षा की। तमाम समाज कल्याण विभाग है, 1090 है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी और जो योजनाएं हैं उसको चलाने के लिए अलग अलग विभाग है, NGOs हैं जिनको लाखों करोड़ों का भुगतान होता रहता है हर 3 महीने में। तो इन सभी की जिम्मेदारी कि एक साथ मिल करके किस तरीके से समाज को हमको और बेहतर बनाना है, महिला की सुरक्षा किस तरीके करनी है, और महिला की तरफ कोई विपत्ति आती है तो उससे लड़ने के लिए किस तरीके से हमको महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। ये बहुत एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री तो गंभीर है, लेकिन उसके नीचे जो नोटिफिकेशन जब जारी हो जाता है और अफसरों को काम करना पड़ता है तो जमीनी स्तर पर हमको नहीं लगता कि कोई देखने को काम मिलता है। अभी फेज 5 की शुरुआत होने वाली है मिशन शक्ति को लेकर के। मुख्यमंत्री उसकी औपचारिक घोषणा भी कर देंगे, उद्घाटन भी करेंगे, और उसके बाद तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो ड्राइव है वो चलाई जाएंगी। और सिर्फ लखनऊ नहीं, हमको अलग अलग जिलों में तस्वीरों के माध्यम से देखने को भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये सारी चीजें तस्वीरों तक ही सीमित क्यों रह जाती है। सिर्फ एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सिर्फ डालने के लिए ही है, या फिर इस पर अमल करने की भी जरूरत है। हमने कई सालों से अगर क्राइम रिपोर्टिंग अगर मनोज देखी है तो ये देखा है कि तमाम जो NGOs है वो सिर्फ एक नुक्कड़ नाटक करके या तमाम अपनी औपचारिक जो बातें हैं उसको पूरा करके वो लोग शांत बैठ जाते हैं। 1090 जैसी योजनाएं जहां पर एक पीड़िता जो शिकायत करती है वो बार बार किसी व्यक्ति को लेकर के शिकायत करती है, उसका समाधान कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, फिर उसे सिविल पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। सिविल पुलिस भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती और लिहाजा उसका फिर परिणाम भी भुगतने को देखने को मिलता है कि अलग अलग जिलों में घटनाएं होती हैं। तो समय रहते अगर जो कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, जो विभाग है, अगर चेत जाएंगे तो शायद इन घटनाओं को रोकने में या इनकी जो धारा है जो मुख्य रूप से बढ़ी हुई है अपराध की, वो शायद उसको कम किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बार बार यही मैं कह रहा हूं कि लोगों को चेतने की जरूरत है। जिनके ऊपर जिम्मा है इन सभी जिम्मेदारियों को चलाने का, उनको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और खास बात यह भी है कि जिस चीज को आप रन करा रहे हैं, मिशन शक्ति की अगर बात की जाए तो मिशन शक्ति के तहत तमाम जो योजनाएं हैं वो रन करती हैं। शिवा आपके पास आएंगे। कुलदीप भारद्वाज जी हमारे साथ, बीजेपी नेता, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर से राजधानी में महिला का शव नग्न अवस्था में मिला है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप अभी तक के आरोप सामने आए हैं। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए, प्रदेश की छोड़िए, राजधानी में इस तरीके की घटनाएं कितने बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। जो दावे किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा की, वो जमीन पे धड़ाम दिखाई दे रहे हैं। ये एक दुखद घटना है, जांच का विषय है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी कानून के दायरे से बच के नहीं जाएगा। दोषी को तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारे योगी जी पे हमें पूरा विश्वास है। और 7 साल में जितना भी महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, इतना कभी भी सपा सरकार में या बसपा सरकार में, कांग्रेस के सरकार में नहीं मिली। आज गुंडे बदमाश जो है सब अपने जेल में जा रहे हैं कि हमें जेल में बंद कर दो, हम नहीं जाना चाहते हैं, बाहर नहीं रहना चाहते। और इसका ही नमूना है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। महिलाओं की सुरक्षा एक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। कुलदीप जी, अगर सारे चोर उचक्के, माफिया और अपराधी जेल में हैं तो फिर ये घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं? फिर ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी पूरी। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और होती आई है। 7 साल में महिलाओं को जो हो रहा है वो तुरंत कार्रवाई होती है। चलिए कुलदीप जी, हम 60 सालों का हिसाब लेने नहीं बैठे हैं। कुलदीप जी, अभी जो मौजूदा वक्त के हालात हैं हम उन पे बात कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, महिला सुरक्षा की बात हम करते हैं, हमारे तमाम दावे किए जाते हैं, शासन भी दावा करता है और तमाम प्रशासन भी दावा करता है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। और जब महिला सुरक्षा इस तरीके से धड़ाम दिखाई देती है, महिला का सरेआम दोपहर में महिला राशन लेने के लिए घर से निकलती है, अगले दिन उसका शव मिलता है नग्न अवस्था में। आलोक त्रिपाठी जी, कहां है महिला सुरक्षा? आलोक त्रिपाठी सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
हेलो, जी आवाज आ रही जी मेरी? जी जी सर, कंप्लीट जी करिए आवाज। देखिए, सरकार तमाम दावे कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर के, जी। लेकिन उन दावों के बाद भी लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन इस तरह की घटनाएं सामने ना आती हों। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इसके पीछे लोग हैं जिनकी मानसिकता किस टाइप की है। आखिर वो जो महिला थी, वो जा रही थी राशन लेने के साथ में, वो वहां कैसे पहुंच गई? क्योंकि एक व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जो मामले निकल के आ रहे हैं कि एक रिक्शे वाला था और वो वहां रहता था, निश्चित तो रूप से एक व्यक्ति के साथ इस तरह के नहीं, आखिर वो महिला उस जगह पहुंची, इसके पीछे कई और लोग हो सकते हैं। तमाम चीजें हैं, हर चीज पहलू हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हो रहा है तमाम इस तरह की, जब कोई एक गैंग टाइप का काम करता है, कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति काम करता है, तो वो एक अलग होता है। सरकार जो कोई किसी को बदतमीजी कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, उसमें जो योजनाएं चल रही हैं, जो हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं, आप उसमें मदद मांग सकते हैं, उसमें आपकी मदद हो सकती है। लेकिन कोई राशन लेने जा रहा है, वहां से वो कहीं और पहुंच जा रहा है, उसमें जो एजेंसियां काम करती हैं, उनको कैसे पता चलेगा? तो कहीं ना कहीं मतलब हर चीज में हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते कि सरकार या उनकी जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं। हाँ, कुछ ऐसे मामले आते हैं जिसमें कि जैसे 1090 पे हम लोग शिकायत करते हैं या स्थानीय पुलिस पे शिकायत करते हैं, और पुलिस उसको लापरवाही में लेती है, सुनवाई नहीं करती है। जो घटना बड़ी हो जाती है, जिस तरह से अभी एक लखीमपुर की घटना हुई और वहां के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई, उसकी खत्म हो गई, उसके बाद इस तरह की चीजें, तो ये होता है। जब इसका गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई गई, उसके बाद पुलिस ने क्या काम किया, पुलिस ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, उसके कहाँ हो सकती है, ये लापरवाही पुलिस की हो सकती है। लेकिन उस महिला को कहां से कहां पहुंची, उसके बीच में कौन लोग उसके साथ में थे, ये एक जांच का विषय है। मुझे लगता है जांच होगी तो क्लियर होगा कि आखिर ये घटना के पीछे कौन लोग थे, या अपने इच्छा से वो गई थी, या किसी को बहकावे में वो गई थी। ये कई प्रश्न उठते हैं जिसपे अभी जब तक जांच नहीं होती है, मैं कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, निश्चित रूप से आलोक जी आपके पास आएंगे। कुलदीप भारद्वाज जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, आपकी मंशा अगर साफ है, पुलिस हर घटना का पुलिस मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, तो आखिर यह घटनाएं रुकेंगी कैसे? जी, ये जांच का विषय में आलोक जी की बात से सहमत हूं। जांच का विषय है तो महिला वहां कैसे पहुंची, और ये इसके पीछे और भी हो सकते हैं। जांच का विषय है, और उत्तर प्रदेश सरकार जो है बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई करेगी। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, कि आगे ऐसी घटना ना घटे। चलिए अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश यादव जी, कुलदीप भारद्वाज जी की बात से आप कितना सहमत हैं, और जो तमाम ये स्थितियां बन रही हैं, इसका जिम्मेदार आखिर किसको मानते हैं आप? ये ब्राह्मण परिवार की महिला परसों से 3 दिन हो गए और अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हो पाई। इसकी जांच करने में अभी पुलिस कोई सफलता नहीं पाई है, और ये जांच का विषय है कितने दिन तक जांच चलेगी। हम ये प्रश्न करना चाहते हैं कि कितने दिन तक जांच चलेगी। सरकार की तरह नहीं है, जांच का विषय है, तुरंत कार्रवाई होती है इसमें। महिलाओं की सुरक्षा से तुरंत कार्रवाई होती है। पुलिस अपना खाना पूरी करने में लगी रहती है। 3 दिन हो गए, ब्राह्मण परिवार की महिला, ब्राह्मण की बात नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर के चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। आज नग्न अवस्था में शव बरामद होता है। कितनी दयनीय और चिंताजनक स्थिति हो गई है प्रदेश की, और इसमें कह रहे हैं जांच का विषय है। जांच तो चलती रहती है। आज की डेट में 1090 हो या डायल 100 हो, जिसको 112 कर दिया है, सबकी हालत खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में, जब सपा की सरकार थी 14 में 1090 या डायल 100 पर मिलता था जनता को। कितनी महिलाएं सुरक्षित थी, कितने मर्डर होते थे, कितनी हत्याएं होती थी। 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में 1090 और डायल 100 की व्यवस्था को आप परीक्षण कर सकते हैं कि कितना हाईटेक सिस्टम चल रहा था, जनता को क्विक रिस्पांस मिलता था। और इस समय प्रदेश की हालत खस्ता हो गई है, जिसपे हम चाहते हैं कि सबसे पहले परिवार को मुआवजा दिया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का प्रयास किया जाए। चलिए ठीक है। अवधेश जी, आलोक त्रिपाठी जी के पास आएंगे एक बार फिर से। आलोक त्रिपाठी जी, मूल सवाल पर हम आते हैं। इस तरीके की घटनाएं जांच होगी, अभी हालांकि जांच का विषय है, लेकिन पुलिस हर घटना के लिए पुलिस मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, ये भी बात सही है। सरकार की मंशा साफ है कि वो
इन घटनाओं पर लगाम लगाना चाहती है और प्रदेश अपराध मुक्त बनाना चाहती है, महिला सुरक्षा का माहौल बनाना चाहती है। लेकिन पुलिस के अलावा तमाम अन्य विभाग हैं, हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने अभी कहा, तमाम विभाग हैं, वो भी, उनकी भी मॉनिटरिंग, उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या लगता है आपको, कैसे इन व्यवस्थाओं में, इस तरीके की व्यवस्था में सुधार कैसे आएगा? नहीं, देखिए मनोज जी, जहां तमाम विभागों की सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं समाज की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आखिर हम किस मानसिकता से ग्रसित होते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब चीजों को भी हमको सोचना होगा। और ये एक समाज में, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया आया है और हर हाथ में मोबाइल आया है, उस मोबाइल का ही ये दुष्परिणाम हो रहा है कि लोग इस मानसिकता से ग्रसित हो जा रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की चीजों पर रोक लगानी होगी। कम से कम समाज में ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, और ऐसे जो लोग हैं जिनकी मानसिकता इतनी घिनौनी है, इतनी गंदी है, जो इतने बड़े घटना को अंजाम दे देते हैं, ऐसे लोगों का इलाज जरूरी है। क्योंकि जब तक इस तरह के लोगों का इलाज नहीं होगा, आप इस तरह की घटनाओं को रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जो ये लोग, इस टाइप के जो लोग, ये कोई असाधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उसको करने के लिए कहीं ना कहीं इस जो विक्षिप्त टाइप के जो लोग होते हैं, जिनका मन मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं होता है, वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं मनोचिकित्सकों को इस पे राय लेनी होगी और उनका इलाज होना चाहिए कि आखिर आप इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, आप परिवार में रहते हैं, और उस समाज, उस परिवार में रहते हैं, और जहां हम नारियों की पूजा करते हैं, उनको हम देवी स्वरूप मानते हैं, वहां हम इस तरह की घटनाओं को अगर अंजाम दे रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है हमारे ऊपर, समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर, और जो तमाम एजेंसियां काम करती हैं उनके ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं हमको खुद आगे आना होगा और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। और साथ ही जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी सचेत रहना होगा कि हम जा रहे हैं, हम अपने को बहुत सतर्क रखते हुए चलें कि हमारे आगे पीछे कौन चल रहे हैं, कैसे लोग चल रहे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी उस चीजों को बहुत आपको अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि समाज में इस तरह के दूषित लोग बहुत बड़े पैमाने पे फैले हुए हैं, जो सिर्फ यही काम को अंजाम देते हैं। और ये घटनाएं आप देखिए रोज बढ़ती जा रही हैं, रोज कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए सब लोग जब सचेत होंगे, खासकर महिलाएं, लेडीज सब सचेत होंगी, तब इस तरह की घटनाओं को रोक पाना, और अगर पकड़ में आ जाएगा तो उसका समुचित इलाज करना। मानसिक रोगी होते हैं इस टाइप के लोग, और ये जब तक उनका इलाज नहीं होगा, मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं वो समाज में घूम घूम के करते रहेंगे। तो इनका इलाज हो, और साथ में एक ऐसा कठोर इनको दंड मिले जिसमें भविष्य में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले ये 100 बार सोचे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के जब माहौल बनता है तो समाज और दूषित होता है। बहुत से लोग इस तरह की घटनाओं को देखते हैं, उसके बाद उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, जो साथ समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने में जो भी योगदान हो सकता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में हम वो करें। हाँ, निश्चित रूप से आगे समय इजाजत नहीं देता। आलोक त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, आप कुलदीप भारद्वाज जी भी आपका बहुत शुक्रिया, अवधेश यादव जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, और शिवा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल बड़े सवाल हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं, तो इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए न सिर्फ पुलिसिया तंत्र ही जिम्मेदार है, समाज भी हमारा जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, किन लोगों के साथ उनका आना जाना है, कहां पर उनका आना जाना है। सुरक्षित लोग हैं, तमाम विकृत मानसिकता के लोग भी हमारे समाज में हैं, तो उनसे बचना है। और तमाम जो हमारे पास तमाम हेल्पलाइन है, अगर किसी तरीके की असुरक्षा की भावना उनके अंदर है तो उनको उनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। लेकिन अब सवाल बड़े हैं कि राजधानी लखनऊ में इस तरीके की घटना बड़े सवाल जरूर खड़ा करती है। तो फिलहाल मुद्दे की बात में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।